बच्चा जब आया था ना, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग जो देखे थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे, स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन। 3 बेसिक केसेस देखने के बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्वेश्चंस में हम लोग ने कुछ कंक्लूड किया था, तो वेक्टर एडिशन के क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब वेक्टर एडिशन हो गया। अब वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे और उसका रिजल्ट क्या आएगा उसको देखेंगे। तो जैसे हम ये कहते आए हैं कि पहले हेडिंग दे देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, हेडिंग दीजिए। यानी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए हमें, ठीक है। फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्लियर है, सारे प्रॉपर्टीज याद हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स याद हैं। यदि ये दो चीज याद है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और यदि नहीं याद हो तो यहां रिलेट कीजिएगा, थोड़ा हम उसको रिवाइंड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब हमको दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है और प्लस एक वेक्टर बी है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज सी वेक्टर। तो सी वेक्टर कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड बी। सी वेक्टर को हम कह सकते हैं इट इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड सिमिलरली वी कैन से द रिजल्टेंट वेक्टर सी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कह सकते हैं हम लोग ये बात, ठीक। अब हमको क्या करना है, ये तो एडिशन की बात हो गई, लेकिन अब हमको पढ़ना है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो अब ध्यान से समझिएगा, सिर्फ देखना है, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ फोकस कीजिए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लाइंस ड्रॉ होंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, क्योंकि लाइंस बहुत सारे ड्रॉ होंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ होंगे, ठीक है। एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे ध्यान से, और कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ देखें। यहां पर ये मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये इस पॉइंट का इसका टेल पॉइंट है, कॉमन टेल पॉइंट, इस पॉइंट को ओ कह रहे हैं। ये कॉमन टेल पॉइंट जो ओ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है। सारी कहानियां इसके ही अराउंड घूमेंगी। जैसे फिल्म होता है ना, तो फिल्म में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है जो सबसे हाईलाइटेड कैरेक्टर होता है, और पूरा का पूरा फिल्म उसी कैरेक्टर के आसपास घूमता है ना। इन जनरल हम उस फिल्म में हीरो को मान लेते हैं, हीरो के अराउंड वो सारा कहानी घूम रहा है, समझ गए। तो यही वो पॉइंट है जिसके अबाउट सारा कहानी घूमेगा, ठीक है। वेक्टर ए हो गया, ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हमें कितना है चाहिए, हमने लिया है उस एंगल को थीटा। और थीटा क्या है, थीटा एंगल ऑफ वेक्टर्स, कौन कौन से, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोलिए हाँ, होगा, ठीक। आइए, तो वेक्टर ए प्लस बी को हम यहां से ध्यान से समझेंगे, रिलेट करते हुए। ध्यान से देखिएगा। तो वेक्टर बी, तो वेक्टर ए के पैरेलल हम दूसरा वेक्टर शिफ्ट करेंगे ऐसे, तो वेक्टर ए के पैरेलल होगा, और ये वेक्टर बी कहलाएगा और ये वेक्टर ए कहलाएगा। होगा ऐसा क्या, क्लियर है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, क्या हम ऐसे ले सकते हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर R1, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, R1। तो R1 बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां हम इसको रिकरेक्ट कर ले, इसका नाम हम लिख दे R1 वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी वेक्टर ए और बी को ऐड करने से हमको जो मिला दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर R1, ठीक। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं। यदि हम वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर ले तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या, बोलिए हाँ या ना। मतलब क्या हुआ, वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर है ये, मतलब वेक्टर बी और बी माइनस बी दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा हमें, वो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कब होते हैं, बोलिए। दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर्स कब होते हैं,
मतलब कोई एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा। मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए है, उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए उसके नेगेटिव वेक्टर में। हाँ, 1। बोलो, जो शुरू से क्लास किए हैं वो बताइए, कम से कम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स अच्छे से पढ़े हैं। राहुल बताओ। 180 डिग्री होना चाहिए उनके बीच का एंगल। वेरी गुड, ठीक है। और क्या होना चाहिए, ठीक बोल रहे हो, बोलो। ये एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, भूल गए सब लोग। भूलने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भूलने से काम नहीं चलेगा। भूलिएगा तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। अब जब तक पढ़ने में मजा नहीं आए, पढ़ाई करना बेकार है। समझ गए। देखिए, दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर, मतलब कोई एक वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर तब होता है जब उसका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के बराबर होता है और उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री होना चाहिए, तब दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। और यदि पहला वेक्टर का नाम ए रख दिए हैं तो दूसरा वेक्टर का नाम हम बी रखेंगे, कोई दूसरा नाम रखेंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया। और हमको पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी से वेक्टर का कि इफ वेक्टर विल चेंज, कब? अ वेक्टर विल चेंज व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड विल चेंज, सेकंड इट्स डायरेक्शन विल चेंज, थर्ड व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल चेंज। आप लोग को एकदम याद होना चाहिए ये चीज। तो जब वेक्टर का डायरेक्शन बदल गया तो हम कहेंगे ना कि वेक्टर चेंज हो गया, तो उसका नाम हम ए कैसे रख सकते हैं? उसका नाम कुछ और रखेंगे। और उसका जो मान लीजिए बी नाम रखे हैं नेगेटिव वेक्टर का, तो उस वेक्टर बी का वेक्टर ए के साथ रिलेशन क्या आएगा? वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ रिलेशन आएगा, जस्ट उसका अपोजिट होगा। अब यहां पर 2 मिनट के लिए ध्यान से देखिए। देखिए, वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर माइनस बी होगा ना। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जितना है उतना तो इसका भी मैग्नीट्यूड होगा। माइनस इसलिए लग गया क्योंकि इसके डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक माइनस बी वेक्टर है। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? बताइए। हमने क्या क्या लिया? हमने 2 वेक्टर्स लिए हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है माइनस बी। 2 वेक्टर्स लिए। अब 2 वेक्टर्स की कहानी क्या है? ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो करके क्या बनाएंगे? बोलिए। तो ये होगा वेक्टर ए होगा क्योंकि वेक्टर ए के पैरेलल है, और ये माइनस बी वेक्टर होगा क्योंकि माइनस बी वेक्टर के पैरेलल है। अब यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा, क्या वो इस तरह से पास कर सकता है? ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर में ऐड क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस बी वेक्टर ऐड कर रहे हैं। तो रिजल्ट जो आ रहा है दैट इज R2 वेक्टर। क्या किए हम? वेक्टर ए में ऐड किए। देख रहे ध्यान से, ये वेक्टर ए है और ये माइनस बी वेक्टर है। इन दोनों को ऐड करने पर रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्योंकि वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर दोनों मिल करके क्या बन रहे हैं, एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड बन रहा है। और यहां पर वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर और उनके बीच का ये एंगल कितना होगा? तो हमें कौन सा पॉइंट देखना है? एक पॉइंट ओ है। इस पॉइंट को हम M नाम देते हैं और इस पॉइंट को M नाम देते हैं और इस पॉइंट को हम P नाम देते हैं, इस पॉइंट को Q नाम देते हैं, इस पॉइंट को S नाम देते हैं। अब हमको एक चीज ये बताइए, कौन सा पैरेललोग्राम देख रहे हैं हम लोग पैरेललोग्राम देख रहे हैं ONMS। ये पैरेललोग्राम में हम देख रहे हैं कि एक साइड कितना है ए, दूसरा साइड कितना है माइनस ए। तो ये एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, तो उसका रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट कहां से पास कर रहेगा? उनके कॉमन टेल पॉइंट से। तो इसका नाम हमने रखा है R2। तो R2 वेक्टर क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर ए और प्लस एडिशन ऑफ वेक्टर
माइनस बी, तो रिजल्ट जो आएंगे निकल कर वो क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा क्या। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू R2 वेक्टर। R1 वेक्टर है वेक्टर ए प्लस बी, R2 वेक्टर है वेक्टर ए माइनस बी। तो यहां पर वेक्टर का सब्ट्रैक्शन समझ में आया, आया कि नहीं आया, बोलिए। यहां भी एक पैरेललोग्राम से हम वो निकाल दिए। अब एक काम और कर सकते हैं, अब आपको चाहिए, मान लीजिए आप पता करना चाहते हैं कि हम R3 वेक्टर पता करें। R3 वेक्टर क्या है, R3 वेक्टर है नेगेटिव ऑफ वेक्टर A प्लस B। तो इसको R3 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वेक्टर B माइनस वेक्टर A, ऐसा लिख सकते हैं। अरे बोलिए क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर B में हम वेक्टर A का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर रहे हैं। तो वेक्टर A का नेगेटिव वेक्टर मतलब वेक्टर A का नेगेटिव वेक्टर, सब लोग यहां ध्यान से देखिए, वेक्टर A का नेगेटिव वेक्टर ये होगा क्या, इसको हम लोग माइनस ए वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ए के जस्ट अपोजिट है वेक्टर ए के जस्ट अपोजिट है या नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वेक्टर ए के जस्ट अपोजिट जैसा रिलेशन कौन सा वेक्टर, ओ से क्यू जो वेक्टर है बी, और ओ से एस जो वेक्टर माइनस बी है, जो रिलेशन वेक्टर बी और माइनस बी में है, क्या वही रिलेशन वेक्टर ए माइनस ए में है। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वेक्टर ए का जस्ट अपोजिट होगा माइनस ए। ठीक है, तो अब हमको क्या अचीव करना है, हमको अचीव करना है वेक्टर बी में ऐड करना है नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, तो बी माइनस ए मिलेगा हमको, और उसका नाम होगा रिजल्टेंट वेक्टर सी। अब यहां ध्यान से देखिए, अब ध्यान से यहां देखेंगे तो ये लाइन ड्रॉ करेगा, ये क्या लाइन ड्रॉ करेगा, बोलिए, ये लाइन ड्रॉ करेगा, और यहां पर ये लाइन इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम बी वेक्टर, और इससे हम क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे माइनस ए वेक्टर। बोलिए, कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि माइनस ए वेक्टर के पैरेलल शिफ्ट होने पर मिलेगा, और इस हेड पॉइंट का नाम हम दे देंगे, इस हेड पॉइंट का नाम देते हैं RSTU नाम देते हैं। ठीक है, अब कौन से ट्रायंगल में दिखना है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं V। ठीक है, तो कौन सा पैरेललोग्राम देखना है, OVUQ। एक पैरेललोग्राम बना, उस पैरेललोग्राम में दो वेक्टर्स हैं, और वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकलेगा, तो रिजल्टेंट कॉमन टेल पॉइंट से निकलेगा। तो रिजल्टेंट यदि कॉमन टेल पॉइंट से निकलेगा तो हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, क्या होगा ऐसा, और ये जो वेक्टर होगा इसको हम वेक्टर R3 बोल सकते हैं क्या। R3 बराबर कैसे निकलेगा, तो R3 निकलेगा वेक्टर B माइनस वेक्टर A और प्लस B वेक्टर ऐड करने पर, तो R3 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर B माइनस वेक्टर A। होगा ऐसा क्या, समझ पाए, सब लोग खुश हैं या दुखी हैं, खुश हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं आप, समझ में आ रहा है। अब कहानी के एक और मोड़ पे हम लोग चलते हैं, एक बहुत जबरदस्त मोड़ आया है इस कहानी में, और वो मोड़ क्या है, आप ध्यान से देखिए R2 वेक्टर को, और ध्यान से देखिए R3 वेक्टर को, R2 वेक्टर को और R3 वेक्टर को ध्यान से देखिए। क्या R2 वेक्टर R3 वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लग रहा है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यदि हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसा, जैसे देखिए R2 वेक्टर क्या है, वेक्टर A माइनस वेक्टर B। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं, R2 वेक्टर माइनस कॉमन लिए, तो माइनस कॉमन लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि माइनस यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस B होगा, और ये माइनस माइनस A प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस A माइनस B, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वेक्टर B माइनस A कितना है हमारे पास,
तो R2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R3 वेक्टर। इसका मतलब है कि R3 वेक्टर R2 वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? दैट इज R3 वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर R2। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना? या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, R3 वेक्टर इज जस्ट ऑपोजिट टू R2 वेक्टर। ऐसा लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब इस कहानी का एक अंतिम पात्र बचा है, उसको भी हम ऐड करके देखेंगे। आपको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि ये जो वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? क्योंकि माइनस ए वेक्टर के पैरेलल है। और ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? बोलिए। माइनस बी वेक्टर। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं W। तो हमारे पास सारे पॉइंट्स हो गए। अब हमको एकदम अर्जुन की तरह कहाँ दिखना है? कौन से पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम OSW इसमें देखना है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कॉमन टेल पॉइंट से ऐसे पास करेगा। बोलिए हाँ। तो जब ये पास करेगा, इसका नाम हम रखे हैं R4। प्यार से इसका नाम हमने रखा है R4। तो ये होगा कौन सा? वेक्टर B और माइनस वेक्टर A होगा क्या? क्यों? सॉरी, ऐसा होगा। इसको ठीक से रीअरेंज करके लिख दे तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? वेक्टर माइनस A माइनस B, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए, क्योंकि ये माइनस A वेक्टर और माइनस B वेक्टर से बना है और माइनस कॉमन ले लेंगे। तो आपको देखकर क्या लगता है? क्या आपको देख करके ये ऐसा महसूस होता है कि R1 वेक्टर और R4 वेक्टर के बीच में कुछ रिलेशन है? क्या लगता है? बोलिए, क्या रिलेशन महसूस होता है आपको R1 वेक्टर और R4 वेक्टर को देख करके? वेरी वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि R4 वेक्टर जस्ट अपोजिट है R1 वेक्टर के, और आएगा भी। कैसे आएगा? देखिए यहां ध्यान से देखिए। R4 वेक्टर क्या है? R4 वेक्टर है माइनस A वेक्टर और माइनस B वेक्टर। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो R4 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर A प्लस वेक्टर B होगा। और पूरी दुनिया जानती है वेक्टर A प्लस B कितना है? R4 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R1 वेक्टर। आ गया? फिर से वही रिलेशन, उसी से मिलता जुलता। इसका मतलब दैट इज R1 वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ R4 वेक्टर। समझ रहे हैं? तो ये वेक्टर इसके अपोजिट है, 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 सब एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है? कहानी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कहानी? ठीक है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? है ना? डायग्राम समझ में आया? कोई जिसमें डाउट भी है तो पूछ सकते हैं। मन में एक सवाल हो तो पूछिए। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए, आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन सा पैरेललोग्राम ONMS, ये पैरेललोग्राम में हम ले रहे हैं दो वेक्टर्स, एक वेक्टर A है और एक माइनस B वेक्टर है। इन दोनों का एडिशन किए हमको मिला R2 वेक्टर। ठीक है? अब हमको एक चीज बताइए कि वेक्टर A माइनस B के लिए हमें एंगल कितना लेना होगा? बोलिए। R1 वेक्टर इज अपोजिट वेक्टर ऑफ कौन सा? R4 वेक्टर। R4 वेक्टर के अपोजिट वेक्टर है। अब एक छोटा सा, मेरे ध्यान से 2 मिनट रुक जाइए, अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से। अभी यहाँ पर हम लोग कुछ लिखेंगे। यहाँ जो चित्रकारी करना था कर लिए, कुछ ऐड करना होगा ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुछ, और उस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा।
ठीक है, क्या हम लिखना चाह रहे हैं उस बात को ध्यान से समझेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप उस बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने सब कॉन्शियस माइंड में रख लेंगे। देखिए क्या, अब हम बात करते हैं इस वेक्टर का जिसको हमने नाम दिया है R2 वेक्टर। तो गर्भ से कह सकते हैं R2 वेक्टर बराबर A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। अब एक सवाल उठता है कि R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये एक प्रश्न जो हमेशा हमसे पूछा जाएगा। तो R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले अभी हम लोग किए थे वेक्टर एडिशन के टर्म में। तो जब दो वेक्टर्स जिनका की मैग्नीट्यूड अलग अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी, उनको ऐड करने से जो रिजल्टेंट वेक्टर आर बना उसका मैग्नीट्यूड बराबर था रूट अंडर फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब यहां पर कहानी क्या है, वहां तो एडिशन था, यहां क्या है सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर यदि मैग्नीट्यूड यहां पे लिखना होगा तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि कौन से पैरेललोग्राम पर हमको फोकस करना है, हमको पैरेललोग्राम ONPQ पे फोकस नहीं करना क्योंकि वो a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको क्या क्या पे फोकस करना है, पैरेललोग्राम ONM एस पर फोकस करना है। इसमें हमको क्या मिल रहा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बन रहा है। उसी के अकॉर्डिंग तो वहां पर दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता था, जैसे दो वेक्टर का कॉमन टेल पॉइंट होगा और उसमें जो स्मॉलर एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ वेक्टर्स होगा, प्रॉपर्टीज नंबर लास्ट 4 नंबर। तो उसके अनुसार यहां पर ये जो एंगल है ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन तो 180 बनेगा, ये एंगल ऑलरेडी थीटा लिया जा चुका है, तो ये जो एंगल बचा है वो 180 माइनस थीटा होगा और यही एंगल ऑफ वेक्टर होगा किसके लिए, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के लिए। होगा कि नहीं होगा, तो वहां थीटा की जगह पर हमको क्या पुट करना पड़ेगा, कॉस 180 माइनस थीटा। और आज से कम लगता है कि साढ़े तीन साल पहले, 3,500 साल पहले या 3.5 साल पहले हम लोग ने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था कॉस ए माइनस बी का, क्या तुम्हें याद है? ये बात आज की नहीं है, कम से कम 3,000 साल पहले की बात है। हम लोग ने पढ़ा था कॉस ए माइनस बी। तो झट से बता दीजिए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या। तो हमें पता है, हम लोग थोड़ा सा यहीं पर करते हैं काम, यहीं पर हम लोग छोटा सा एक वर्कआउट करते हैं अच्छे से। देखिए ध्यान से, सब लोग यहां पर ध्यान से देखिए, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा था क्या? नहीं था, ठीक है, वो तब होगा, हम समझ रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये जब दोनों वैल्यू ए और बी दोनों बराबर होंगे तब कहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉस ए माइनस बी कर रहे हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? क्या इस बात पे हमें यकीन है कि ये ऐसा ही होगा? ठीक, अब आइए, अब हम बात करते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। तो ए की जगह पर क्या पुट करेंगे, तो कॉस 180 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 180 और इंटू साइन थीटा। क्या ये ऐसा होगा? और पूरा दुनिया जानती है कॉस 180 का वैल्यू, कॉस 180 साइन 180 का वैल्यू तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस कॉस थीटा होगा ऐसा। यानी कि कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, हाँ, इसको एकदम जैसे आपको अपना नाम याद है उसी तरह इसको याद कर लीजिएगा, समझ गए? नहीं तो ये गंभीर चोट देगा, ऐसा चोट देगा कि 4 नंबर क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा और आपको कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ पछतावा के अलावा।
पछताने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। तो क्या आप पछताना चाहते हैं? तो इसको रट लीजिए। कैसे आया हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब आइए, अब इस वैल्यू को हम अपने मेन वैल्यू में पुट करेंगे, तो R2 बराबर क्या लिखेंगे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां लिखेंगे क्या? -2ab cos थीटा। क्या ऐसा लिखेंगे? बोलिए हाँ। ये कब होगा? बोलिए। इन दोनों फार्मूला को हम बाय हार्ट कर लेंगे। यदि हमको समझ में नहीं आएगा तो डायग्राम देखेंगे, और समझ में आ जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये दोनों ही फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो बात हो गई मैग्नीट्यूड की। अब बात करते हैं डायरेक्शन का। तो आपको पता है, पूरा दुनिया जानता है कि वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? अरे बोलो। जो एंगल रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के साथ इतना देर, प्रोसेसर कौन सा है? 2.3 मेगा चल रहा है, मेगाहर्ट्ज पे चल रहा है क्या? प्रोसेसर फास्ट कीजिए अभी, समझे? एकदम फास्ट प्रोसेसर, तब मजा आएगा। समझ गए? स्लो नहीं। मेरे जैसा आदमी स्लो नहीं हो सकता है, मेरे जैसा आदमी फास्ट हो गया। आप लोग तो अच्छे स्कूल से पढ़े, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, ठीक है। हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। सरकारी स्कूल में क्या होता है? बच्चा, हम जब स्कूल जा रहे होते हैं तो बच्चा एक रॉड लेके जा रहा है। हम लोग कहाँ जा रहा है रॉड लेके? कुछ नहीं, चला गया उधर से आ रहा, सोम पापड़ी खा रहा है। हम लोग कहाँ से लाया? उसी को, ठीक है। क्लासरूम में गए तो देखें कि एक खिड़की, इसका शीशा गायब था और इसका रॉड भी गायब था। अगले दिन आए तो उसका भी गायब था। चापाकल में सिर्फ चापा था, कल नहीं था, ठीक है। समझ गए ना? मास्टर साहब आते थे और चले जाते थे। वहां पर लिखा हुआ तो नहीं था, लेकिन वो स्लोगन लिखा जाना चाहिए था, 12 बजे तक देर ना, 2 बजे के बाद भेंटना। समझ गए? तो हमको तो अच्छा शिक्षा नहीं मिला, हम तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाए, इस बात का हमको जीवन भर अफसोस है। लेकिन आप तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े हैं, आप तो सब प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं ना, अच्छे स्कूल में पढ़े, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं ना। तो आपका नॉलेज तो मेरे से बेहतर होना चाहिए ना। आपको तो हमको चैलेंज करना चाहिए। ऐसे नहीं होता मास्टर, ऐसे होता है। कैसे ज़्यादा पढ़े हैं हम? कब? हम सरकारी स्कूल में पढ़े, वहाँ पर ना इंग्लिश का ई नहीं आता हमको, और आप पढ़े हैं शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल में। आपका जितना 1 महीने का फी है ना स्कूल का, मेरे पूरे 2 साल का सरकारी स्कूल में खर्च था, ठीक है। 2000 रुपये में मैंने 4 साल पढ़ लिया। क्या कहाँ से कंपैरिजन होगा? तभी भी आप, हम इंजीनियरिंग किए, मानते चले कर लिए गलती से, लेकिन हम सबसे कमजोर विद्यार्थी रहे हैं ना। हाँ, तो हम खुद बोल रहे हैं। कोई आदमी कहेगा कि हाँ हम पढ़ाई अच्छा से नहीं किए, जो नहीं पढ़ने वाला वो भी कहेगा कि हम बहुत बढ़िया पढ़े हैं। हाँ, कोई कहता है आदमी कि हाँ हम कमजोर हैं? कोई अपने आप को कमजोर कहता है? कौन कहता है कि हम कमजोर है अपने आप को? सब बोलता है। वही एक ऑटो वाला से भिड़िए ना, ऑटो वाला बोलता है हमको डायरेक्ट मोदी जी हमको फोन करते हैं रात को। कोई बोलेगा कि हम कमजोर हैं? कोई नहीं बोलता कमजोर। तो हम क्यों बोल रहे हैं? हम हैं, ठीक है। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जैसे, हमेशा ये माइंड में जरूर रखिएगा कि ये कर सकता है तो हम तो कम से कम अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, समझे? तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये एक चीज जरूर आपको सोचना चाहिए। यदि ये अच्छे से कर पा रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ ये ठीक से पढ़ा पा रहा है, तो, और नहीं लगता तो कोई बात नहीं, लगता है तो सोचिए कि ये जो सबसे कमजोर विद्यार्थी रहा अपने स्कूल का, कॉलेज का, अपने डिग्री का सबसे कमजोर विद्यार्थी रहा, वो ठीक ठाक पढ़ा ले रहा है, तब तो हमको तो और बेहतर होना चाहिए, है कि नहीं? मानते हो ना इस बात को? आइए यहाँ पे आइए। तो यहाँ R2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? R2 जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और R2 की खासियत क्या है?
ये वो रिजल्टेंट वेक्टर है जिसका जो कि किससे बना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन से बना है, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करने से बना है। ठीक है, अब इस वेक्टर के लिए हमको मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, चूंकि आर क्या है, R2 क्या है, R2 स्केलर है, वेक्टर है, या फिर टेंसर है, या क्या है, R2 क्या है, R2 वेक्टर है। चूंकि दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन से जो मिलेगा वो भी वेक्टर ही होगा, दो वेक्टर के एडिशन से जो मिलेगा वो भी वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो R2 एक वेक्टर है, तो R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। डायरेक्शन निकालना पड़ेगा अब हमको, तो हम डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, फॉर डायरेक्शन आप सब लोगों को पता है, मैंने आपको बताया भी था कि रिजल्टेंट वेक्टर यदि फर्स्ट वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज अल्फा, और रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल क्या होगा, बीटा होगा। और इस केस में हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। इसका मतलब 180 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा। क्या ऐसा लिखना संभव है? क्या ऐसा लिखा जाना सही है? क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं, या आपके मन में कोई विद्रोह करने की इच्छा हो रही है? संतुष्ट हैं? तो हमें अल्फा निकालना है। मान लीजिए हम लिखना चाहें tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर क्या, b साइन 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। पूरा दुनिया जानता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, बोलिए। आपके पास एक शस्त्र है, उस शस्त्र का नाम है साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी में साइन a कितना है 180 और b कितना है थीटा। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस, चूंकि a माइनस बी है तो वहां प्लस हो जाएगा। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बना, कॉस साइन a इंटू कॉस बी प्लस प्लस क्या बना, साइन बी इंटू कॉस a। ठीक है, तो ये माइनस करके आया वैल्यू, तो ये जो रिजल्ट आया उसमें हमको पुट करना है, तो a की जगह क्या पुट करना है 180। तो साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0, तो पहला टर्म 0 हो गया पूरा, माइनस साइन b यानी साइन थीटा इंटू कॉस b, तो कॉस 180 का वैल्यू -1, और यहां माइनस साइन थीटा पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, कुछ समझ में नहीं आया, इमेजिन नहीं कर पाए। tan अल्फा इज इक्वल टू बी और 180 मतलब साइन थीटा और अपॉन a माइनस बी। बोलिए हाँ, होगा ऐसा? संतुष्ट हैं इस बात से? हाँ ठीक, तो ये अल्फा हो गया, और बीटा क्या होगा, tan बीटा। tan बीटा बराबर क्या था, tan बीटा का फॉर्मूला क्या था, a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। तो यहां पर लिखेंगे a साइन थीटा और डिवीजन में b माइनस a, लिखेंगे सर? हाँ, यदि ऐसा लिखेंगे तो इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। बोलिए, मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं है? यदि मन में कोई दुविधा है, कोई मन में कंफ्यूजन है, या मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। आपका सवाल, योर क्वेश्चंस विल बी अप्रिशिएटेड and I will try to give the appropriate and most convenient answer that will enable you to understand the basic concept of the subject. Are you getting it? Please ask me, that will be appreciated. Otherwise you can write down. अभी सिर्फ यहां ध्यान से देखिए, अभी कुछ लिखना नहीं है, फोकस करिए कि ये क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे डील होगा। तो मान लेते हैं कि R वेक्टर इज, इफ R वेक्टर इज वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ठीक है, एंड
and theta be the angle between vector A and vector B, where mod of vector A is equal to mod of vector B. ठीक है, then find R वेक्टर। यानी R वेक्टर फाइंड करने के मतलब जब कोई वेक्टर को डिमांड कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड भी हमें पता होना चाहिए और डायरेक्शन भी। यदि कोई वेक्टर को निकालना है, कोई वेक्टर के बारे में हमको निकालना है कुछ वैल्यूज या वेक्टर का पता करना है, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होना चाहिए। यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताइए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताइएगा, लेकिन यदि कुछ नहीं कह रहा है तो हमारे पास दोनों इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई भी वेक्टर बिना डायरेक्शन के नहीं हो सकता, कोई भी वेक्टर बिना मैग्नीट्यूड के भी नहीं हो सकता। तो मैग्नीट्यूड जिसका 0 है तो वो नल वेक्टर हो गया, डायरेक्शन अनडिफाइंड हो गया। लेकिन इन जनरल हम बात करें तो कोई वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड भी होगा और एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होगा, है ना। तो उसमें हम लोग आगे बढ़े तो इसमें हम लोग को आर निकालना है। हम बात करते हैं इनिशियली लेवल। अभी देखिए क्या पर सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। हमें पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर, चूंकि वेक्टर क्या है a माइनस बी है ना, यानी यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो रिजल्टेंट r बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं ऐसे। तो r बराबर इज इक्वल टू, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो यहां पर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस माइनस कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए क्या ऐसा कर सकते हैं? तो यहां पर r इज इक्वल टू रूट अंडर, यहां से 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा, ऐसा होगा ऐसा। बोलिए क्या ऐसा लिख सकते हैं? और फिर से इतिहास को दोहराएं तो लास्ट क्लास में हम लोग ने जो पढ़ा था उसमें कॉस 1 माइनस कॉस a बराबर क्या आया था? बोले बताइए। नहीं याद है तो पलटिए, लेकिन याद होना चाहिए। बताइए। ऐसा लिख सकता है क्या? अरे बोलिए, आप लोग को याद नहीं रहता है? देखे नहीं है, सॉल्व भी किए थे हम लोग। बहुत खराब हाल है, ऐसा नहीं चलेगा। राहुल बताओ कितना होगा? 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू उसमें जो हम लोग कल पढ़े थे, कल पढ़ा हुआ चीज याद नहीं है? साइन स्क्वायर ए, सिर्फ साइन स्क्वायर ए है। और एक 1 माइनस कॉस थीटा के लिए नहीं किए थे? किए ही नहीं थे। तुम दोनों का मैथ है, तुम दोनों का मैथ है, तुम्हारा भी है। तुम अभी रुक जाओ, तुम दोनों का मैथ है। क्या लिखे हैं? 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2a लिखे हैं। हाँ, अब यहां देखो, मैथ है पक्का ना? हाँ, जीवन में मैथ लेके कुछ करना है ना, कि सही में कुछ करना है? हाँ, कि कुछ कर जाओगे, कि कुछ कर गुजरना है मैथ लेकर? कुछ करना है मैथ लेकर या कुछ कर गुजर जाना है मैथ लेकर? समझ गए होगे? हाँ, इसकी जगह पर ये लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो ये बोल रहा है, तुम लोग को समझ में आया? तुमको यहां पर ये ए की जगह पर इसको 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? और यदि 1 प्लस कॉस थीटा होगा तो ये होगा 2 कॉस
स्क्वायर थीटा बाई टू, बोलो हाँ या ना। तो यही तो बताया है। आप यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा देख रहे हैं, मतलब 2a देख रहे हैं, तो बेसिकली थीटा है, तो उसकी जगह पर क्या होना चाहिए? अरे यहाँ थीटा है, यहाँ 2a की जगह थीटा है, तो थीटा बाई 2 हो गया। जैसे इसकी जगह पर क्या आ रहा था, 1 माइनस है ना, तो 2 साइन स्क्वायर a आया, उसका आधा हो गया। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पुट कर देंगे। याद रखिएगा ये सब वैल्यूज, ये सब बहुत यूज में आएगा। तो r इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा बाई 2। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। यदि दो वेक्टर का एडिशन होता r और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता, 2a cos थीटा बाई 2। यदि कोई दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2a sin थीटा बाई 2। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए 2a sin थीटा बाई 2 कह लीजिए, 2b sin थीटा बाई 2 कह लीजिए, दोनों सेम चीज है। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है। ये कब अप्लाई होगा, ये तब अप्लाई होगा जब दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। भावुक होकर के मन में ये मत सोच लीजिएगा कि यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो r बराबर वेक्टर a माइनस वेक्टर b नल वेक्टर, ऐसा मत सोच लीजिएगा। बायोलॉजी के विद्यार्थी के अंदर ये क्षमता है सोचने की। हालांकि मैथ के विद्यार्थी भी कुछ लोग हैं इस तरह के इस धरती पर जो ऐसा सोच सकते हैं, जब मैग्नीट्यूड बराबर है तो खच क्यों ना कर दे। ऐसा नहीं होगा। दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि वेक्टर्स बराबर हैं, समझ गए? क्योंकि वेक्टर बराबर कब होगा, बोलिए, दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर कब होते हैं, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों बराबर हो, तब होंगे दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर होने से वेक्टर्स बराबर थोड़ी ना हो जाएंगे। समझ पाए? प्रॉपर्टीज पढ़ा है आप लोगों ने, समझ सब क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो ये रिजल्ट आ गया। यहां पर ये जरूर लिख लीजिएगा, क्वेश्चंस यूज करते समय आएगा। यहां पर लिखेंगे दिस रिजल्ट will take place when there is subtraction between, अभी लिखिएगा मत, देखिए ध्यान से, between two vectors having equal magnitude। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन डील करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और आपको यदि ये प्रॉपर्टी ध्यान में है तो आपको उतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसका आंसर निकाल सकते हैं। समझ गए? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं, छोटा सा एग्जांपल, यदि आप कहें तो एक छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं, इसको फील करने का तरीका। अभी 2 मिनट, अभी कुछ मत लिखिएगा, हम एक छोटे से एग्जांपल से फील कराते हैं। ये डे टू डे लाइफ में या फिर मान लीजिए कि कहीं यूज होता है। देखिए ध्यान से आप लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से। एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट ये O है, ठीक है? ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को A कह रहे हैं। पार्टिकल A पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, इस पाथ को ट्रेवल करता हुआ पार्टिकल इस पोजीशन पे आया, ये पोजीशन A, ये पोजीशन B। जब यहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया तो t बराबर 0 था, यहां पहुंचकर t बराबर t टाइम आ गया, ये यानी कि पार्टिकल ने कुछ समय लिया A पॉइंट से B पॉइंट जाने का। सेंटर पॉइंट O है, तो यदि यहां से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा है। अब यहां पर हमें ये देखना है कि आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द displacement of the particle from position A to B। बोलिए, समझ में आ रहा है कुछ? क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है पार्टिकल का, कहां से कहां, ए से बी। इस पाथ को ट्रेवल करते हुए जा रहा है
तो जो पाथ ट्रेवल हुआ है वो क्या शॉर्टेस्ट पाथ है ए से बी में? नहीं, तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यदि पाथ ए से बी जाने वाला जो पाथ है पार्टिकल का, जो एक्चुअल पाथ है, यदि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कॉमन पॉइंट मतलब कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है या स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो वो पाथ कभी भी डिस्प्लेसमेंट का पाथ नहीं हो सकता या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नहीं हो सकता। बात समझते हैं? यदि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो ऐसे देखेंगे, ये होगा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, एरो कहां से कहां जाएगा? ए से बी कि बी से ए जाएगा? पार्टिकल कहां से कहां, इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है बी। ठीक है, तो अब आ जाइए, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अब ध्यान से देखिएगा, दो वेक्टर्स कौन कौन से दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है ओ से ए, जैसे ओ ए वेक्टर, ठीक, और ये सर्कल का रेडियस कितना है आर, इसका रेडियस आर, ओ ए वेक्टर। तो क्या मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए है, आर है क्या? आर है, बराबर मॉड ऑफ क्या बोलेंगे, ओ बी वेक्टर। ऐसा है क्या? बोलिए, ऐसा है? अरे नहीं बोल रहे आप लोग। अरे ओ ए वेक्टर ये हुआ और ये ओ बी वेक्टर हुआ, ओ बी वेक्टर हुआ, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि वो एक सर्कल का रेडियस है, सर्कल का रेडियस हमेशा बराबर होता है, होगा। तो आपको पूछ रहा है कि ठीक है ये है और ये है, तो ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ये, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये लेंथ पूछ रहा है और डायरेक्शन पूछ रहा है। चलिए उसको छोड़ दीजिए, आप यहां पर थोड़ा सा आइए, इसको थोड़ा और आगे, इसके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और देंगे तो आपका बनेगा। अब हमको एक चीज बताइए कि ये जो वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ठीक है, बी वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से ड्रॉ हो रहा है, ये वेक्टर ए होगा और ये वेक्टर बी होगा और ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये होगा आर वेक्टर वन, आर वन कह लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, ऐसा होगा, ऐसा। और यहां से कहीं इसको पीछे लेंगे हम, इस वेक्टर को पीछे लेंगे और यहां से इसको ऐसे मिलाएंगे, तो ये होगा वेक्टर ए और ये माइनस बी वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट होगा, ये R2 होगा और ये क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा ऐसा क्या? बोलिए, ये एंगल थीटा, ये एंगल 180 माइनस थीटा, बोलिए हाँ। अब ये वेक्टर जो है इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो इस तरह से शिफ्ट हो सकता है क्या? ये R2 वेक्टर होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा, बोलिए। कौन सा वेक्टर किधर शिफ्ट हुआ है? अब नाउ नोटेशन दे देते हैं, ओ पी क्यू एस, यहां पर वी डब्ल्यू। अब आपको देखिए यहां पर कौन सा वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, ओ वी वेक्टर। ओ वी वेक्टर मतलब R2 वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो इसके पैरेलल ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और वो डायगोनल, अपोजिट डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा पैरेललोग्राम के, है ना। तो अपोजिट डायगोनल ये हो गया, इसका मतलब इसको हम ऐसे ड्रॉ करें, कैसे? इसको हम ऐसे ड्रॉ करें कि एक वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, उससे मैच कराइए, ये एंगल कितना है थीटा, और एक जो वेक्टर आया है रिजल्टेंट वेक्टर वो ऐसे आया है, ये R2 वेक्टर है और इसे खासियत क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा ऐसा क्या? और यदि हम ये वेक्टर ड्रॉ कर दें तो ये R3 वेक्टर है, तो R3 वेक्टर R2 वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा, तो R3 वेक्टर क्या होना चाहिए, R3 वेक्टर होना चाहिए वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, R2 वेक्टर होना चाहिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। समझ पा रहे हैं ऐसा? बोलिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसकी तरफ एरो हेड होगा
बात को ध्यान समझिए, जिसकी तरफ एरो हेड होगा वो बड़ा वेक्टर होगा। बड़ा वेक्टर मतलब जैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो इसमें हम बड़ा वेक्टर किसको मान रहे हैं, ए को। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ज्यादा डोमिनेटिंग वेक्टर कौन है, ए माइनस वेक्टर बी कर रहे हैं। अगले केस में ऐसा हो सकता है कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करना हो, तो यहां पर हम किसको ज्यादा डोमिनेटिंग मान रहे हैं, किसको ज्यादा ताकतवर मान रहे हैं, वेक्टर बी को। पहले वाला केस में वेक्टर ए को मान रहे थे, तो वेक्टर जिधर एरो हेड होगा वो वेक्टर ज्यादा ताकतवर होगा। जैसे ये पहले वाले में देखिए है, एरो हेड किधर है, वेक्टर ए की तरफ, तो इसके लिए क्या बना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। दूसरे में हेड किधर है, वेक्टर बी की तरफ, तो उसके लिए क्या बना, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। समझ गया इस बात को। तो जिधर डायरेक्शन जाएगा वो बड़ा वेक्टर होगा, जिधर डायरेक्शन नहीं जाएगा वो स्मॉलर वेक्टर होगा। यही प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर है। यहां पर हम लोग उसके सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमारा ये वेक्टर जो ए की तरफ आया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जो वेक्टर बी की तरफ गया वो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, यहां पर ये एरो जा रहा है किधर, बी की तरफ जा रहा है, तो ये रिजल्टेंट यदि मान लेते हैं कि ये सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होगा, क्या होगा। तो ये b माइनस ए ये रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये इसका वेक्टर c का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वेक्टर c का मैग्नीट्यूड यदि हम लिखना चाहे तो 2r साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं। वेक्टर c का मैग्नीट्यूड बोलिए, लिख सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया, छापिए। हाँ, जिसको छापना है छापिए। सबका एनर्जी लेवल डल हो गया एकदम। देखिए एक चीज, रुक जाइए 2 मिनट, एक चीज जान लीजिए, सब लोग रुक जाइए 2 मिनट, मेरी बात को ध्यान सुनिए, आप लोग को बता देते हैं। ऑन कैमरा हम बोलना चाहते हैं, ये बात को सुन लीजिए। यदि आप लोग की इच्छा है बेस्ट टीचर से पढ़ने की, तो अपने अंदर बेस्ट स्टूडेंट की एबिलिटी लाइए, मेरे साथ दौड़िए, क्योंकि हम चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। और मेरे साथ दौड़िएगा तो आप बेस्ट टीचर बेस्ट स्टूडेंट बन के निकलिएगा यहां से। समझ गए। जितना मेरा नॉलेज है, जो मेरे गुरु के पास नॉलेज था, उसका मात्र 2% हम ले पाए हैं। जो मेरे टीचर के पास नॉलेज था उसका मात्र 2% हम ले पाए हैं, और वो इतना 2% ही इतना है कि वो आपके लिए 120% है। ठीक है, तो आपको अपना लेवल, इंटेलेक्ट लेवल और यहां प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि आपके आंख की पुतली को गिरते हुए देखकर हम ये तय कर सकते हैं कि आप हमको कितना फॉलो कर रहे हैं। मात्र 22 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और वो 22 साल का एक्सपीरियंस ऐसे नहीं बना है। आपके आंख की पुतली को गिरते उठते, आपके हर एक आंख के मूवमेंट को देख करके हम ये तय कर सकते हैं कि अभी आप क्या सोच रहे हैं। नहीं विश्वास है, कभी चेक करके हमको देख लीजिएगा। ठीक है, और मेरी एक और खासियत है, फेस रीडिंग तो मेरा जबरदस्त है। एक टीचर के अंदर कम से कम 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और वो 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहला, गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए। पढ़ाने से पहले 10,000 घंटे का अपने सब्जेक्ट पर पकड़ होना चाहिए। तीसरा, बच्चे की साइकोलॉजी को रीड करना उसका सबसे अल्टीमेट माइंडसेट होना चाहिए। ये सारे चीज़ें, नॉलेज बेस, सब कुछ एक टीचर को अच्छा टीचर बनाता है। लेकिन एक स्टूडेंट का अच्छा स्टूडेंट होने के लिए क्या चाहिए, दैट इज़ योर होमवर्क। आप उसको फॉलो कीजिए। आप डल होइएगा तो टीचर डल हो जाएगा। हम बैठ के भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम 1 सेकेंड में नहीं बैठते हैं। उसका रीज़न क्या है, आपको क्या लगता है, मेरे घुटने में दर्द है, तो हम इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि मेरा बिलीव है, ये मेरा अपना बिलीव है कि यदि टीचर बैठ जाएगा तो स्टूडेंट लेट जाएगा। समझे। टीचर यदि थोड़ा सा भी आलस महसूस करेंगे तो स्टूडेंट को नींद आने लगेगा। समझ गए। इसलिए मेरे क्लास में जितना आप इंटर घुसिएगा उतना हम इंटर घुसाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट को उतना बेहतर कर सकते हैं। बस अब आपको ये सोचना है कि हाँ, इस टीचर से हम कितना ले पाते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। और आपका बॉडी लैंग्वेज उस तरह का नहीं होगा तो हम लेवल डाउन कर देंगे।
लेवल डाउन कर देंगे, सिंपल सिंपल। एनसीईआरटी भी बीच बीच में उड़ा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि टीचर ने क्या पढ़ाया क्या छोड़ा, समझे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उससे लॉस किसका होगा, समझे। ये एक जबरदस्त मतलब बात है कि आप पकड़ भी नहीं पाएंगे कि टीचर्स ने मेरे लिए हमको कितना पढ़ाया और कितना नहीं पढ़ाया। आपको लगेगा कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन आएगा कुछ नहीं। इसीलिए अपना लेवल बढ़ाइए, अपने कॉन्सेप्ट के लेवल बढ़ाइए और मेहनत करिए और एक अच्छे स्टूडेंट बनिए। टीचर को छोड़ दीजिए। क्या आपके जीवन का सपना ये नहीं होना चाहिए कि हम एक अच्छे स्टूडेंट बने, हम अच्छा नॉलेज रखें, अपना सब्जेक्ट का बेहतरीन नॉलेज रखें? क्या ये नहीं होना चाहिए? तो उसको पूरा कीजिए जो आपको काम देगा। चलिए अब लिखिए।